नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक नर्सिंग वाला भाटी चैनल में। अपन का नर्वस सिस्टम चैनल चल रहा था। नर्वस सिस्टम में अपन एनाटॉमी फिजियो पढ़ रखे थी। अब डायग्नोसिस और असेसमेंट चल रहा है। तो कल भी मैंने असेसमेंट में पढ़ाया था, परसों भी एक क्लास ले ली थी असेसमेंट की। असेसमेंट ने अपन ने स्टार्ट किया था GCS से, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। और तो पहले अपन GCS किया। GCS में ग्लासगो कोमा स्केल से स्टार्ट किया था। ग्लासगो कोमा स्केल के बाद में आज आएगा लंबर पंक्चर आएगा, कई और प्रोसीजर आएंगे। EEG आएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म होता है। और लंबर पंक्चर पढ़ाएंगे, कार्डियो एंजियोग्राफी आएगी, ठीक है। और तो अपन स्टार्ट करते हैं हेरिंगडाल की असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सेरेब्रल एंजियोग्राफी करते हैं, और उसके बाद में माइलोग्राफी करेंगे। माइलोग्राफी के बाद में अपन EEG करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और लास्ट में करेंगे लंबर पंक्चर वाला टॉपिक। ये सारे 4 असेसमेंट टूल्स में आ रहे हैं। और इसके अंदर ये भी देखेंगे क्या क्या चीज़ करना है इसके साथ में। जैसे अपने असेसमेंट किया, क्या इससे क्या असेस हो रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। GCS किया था, GCS के अंदर अपन वो कर रहे थे, क्या असेस कर रहे थे। GCS से अपन को पता लग रहा था LOC लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट कितना कॉन्शियस है वो चेक करने के लिए GCS किया था। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था 3 चीज़ आई थी। EVM बताया था, ये आई वर्बल मोटर, उसके हिसाब से कर रहे थे अपन। और आज का टॉपिक अपना पहले करते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ये टॉपिक है अपना सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इसमें क्या चेक करते हैं वो बता देते हैं अपन। पहले तो इस नाम के अकॉर्डिंग ही अपन सेट कर लेते हैं। नाम के अकॉर्डिंग क्या है, सेरेब्रल। सेरेब्रल आया मतलब ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट होता है उससे रिलेटेड है सेरेब्रल। एंजियो मतलब, इसके अंदर एंजियो का मतलब होता है वेन या आर्टरीज, इससे लिया एंजियोग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन या फिर ग्राफ या विजुअलाइज पार्ट। तो सेरेब्रम, सेरेब्रल का मतलब सेरेब्रम, सेरेब्रम। तो इस नाम के अकॉर्डिंग ही अपन बता रहे हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी, मतलब सेरेब्रम के अंदर जो वेन होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उसका पता लगाते हैं किसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो उसका पता कैसे लगता है, तो एक्सरे द्वारा पता कर सकते हैं। मतलब क्या प्रोसेस होती है, ग्राफिंग से रिलेटेड एक्सरे भी रिलेटेड होता है। ग्राफिंग का मतलब एक्सरे से रिलेटेड भी होता है। तो ये इसके सबसे लिया हुआ वर्ड था, सबसे बनाया अपन ने कि सेरेब्रल होता है, सेरेब्रल के अंदर आर्टरी और वेन होती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। उसको चेक कर दें कि सेरेब्रल ब्रेन के अंदर सेरेब्रल की, ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट्स के अंदर आर्टरी और वेन के थ्रू ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं। तो ये चेक किस हिसाब से करते हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं कि अपन को पता लग जाएगा। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 चीज़ होती है। एक तो जो चीज़ डालते हैं उसका एक्सरे करके पता लगाया जाता है, दूसरा MRI से भी पता लगा सकते हैं। MRI अलग टूल हो गया इसका। तो इसमें अपन मैं ये बता देता हूँ एंजियोग्राफी वाला सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या डालेंगे अपन, डाई डालते हैं। पहले इसके अंदर डाई यूज करते हैं। डाई का अपन एक्सरे द्वारा देखते हैं और आर्टरी और वेन के अंदर डालते रहते हैं, और फिर डाल के उसके विजुअलाइज करते हैं। इससे पता लग जाएगा, जैसे जैसे डाई जाएगी वहाँ अपन को विजुअलाइज होता दिखे जाएगा। मॉनिटर के अंदर विजुअलाइज होता रहेगा और दिखता रहेगा कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे डाई चली जाएगी वो सारी इमेज एक्सरे के अंदर जो मॉनिटर पर शो होती रहेगी। जहाँ पर भी आर्टरी और वेन के अंदर कुछ दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो उसके अंदर शो हो जाएगा। जैसे इससे क्या पता लग सकता है, एन्यूरिज्म का पता लग सकता है। मतलब जो एन्यूरिज्म किसको बोलते हैं, एन्यूरिज्म
जो आर्टरी और वेन का ये डायमीटर है और वो डायलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो इससे पता लग जाएगा इमेज के अंदर किस हिसाब से दिखने लग जाएगा, ऐसे डायलेट वाला दिखने लग जाएगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए अपन को, जैसे इसमें अपन ये कर रहे हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो इसके अंदर पहले डाई होता है, अपन डाई को इंजेक्ट करेंगे कहाँ से, सेरेब्रल के अंदर, सेरेब्रल आर्टरी एंड वेन्स के अंदर, आर्टरी एंड वेन को विजुअलाइज करते हैं किसके द्वारा, एक्सरे के द्वारा, एक्सरे द्वारा विजुअलाइज कर लेते हैं। फिर पता लग सकता है कि हाँ इससे क्या डायग्नोसिस होता है, इसे क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस अपन को एन्यूरिज्म बता देगा, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, वो 3 टाइप से होता है एन्यूरिज्म का। जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है या वेन है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर क्या आएगा, अगर जैसे एन्यूरिज्म हो गया तो आर्टरी और वेन की स्टेट कैसे हो जाएगी, जो ये पार्ट दिख रहा है ये एन्यूरिज्म पार्ट कहलाता है। तो ये डायलेट पोर्शन होता है वही एन्यूरिज्म पार्ट है। तो अपन एक्सरे द्वारा देख रहे हैं ये डाई ला रही है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसे ब्लड फ्लो होते होते आ रहा है, तो ये इधर डाई भी अपन को ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि ये पार्ट अपन का इधर आया, एक्सरे के अंदर शो करेंगे। ये एक्सरे अपन को ये नॉर्मल वाली है और ये अब नॉर्मल वाली, इसमें इस स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगी। इससे पता लग जाएगा कि हाँ ये पार्ट एन्यूरिज्म है, सेरेब्रल आर्टरी या वेन के अंदर एन्यूरिज्म पार्ट्स हैं, इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो ये अपना एक सेरेब्रल एंजियोग्राफी के नाम से जाने जाने वाला टूल है जो नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया है। और उसके बाद में क्या है, दूसरा पॉइंट है माइलोग्राफी। दूसरा डायग्नोसिस है माइलोग्राफी। माइलोग्राफी ये पीछे 2 पार्ट्सों से मिला है। माइलो मतलब स्पाइनल से रिलेटेड है, स्पाइनल एंड मसल्स। ग्राफी मतलब वही एक्सरे द्वारा विजुअलाइज या फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ग्राफिकल मॉनिटरिंग की जाती है। ये भी 2 नाम से आ रहा है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी हो गया, इसके बाद में माइलोग्राफी, यही नाम के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें क्या कहते हैं, जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है इसके अंदर डाई इंजेक्ट की थी, जबकि माइलोग्राफी के अंदर क्या डालते हैं, कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। इसमें अपन डाला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी क्या होता है, ये डाई की तरह ही कॉन्ट्रास्ट होता है, जो यही विजुअलाइज होता है वो एक्सरे के द्वारा विजुअलाइज हो जाएगा, और ये ग्राफिकल रिकॉर्ड द्वारा भी विजुअलाइज हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट, इसका कलर क्या वाइट कलर में शो होता है ये। तो जहाँ जहाँ जाता है उससे पता लग जाएगा हमको कि या यहाँ पर गया है, ये आर्टरी और ये वेन है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी एन्यूरिज्म वगैरह होता है उसका पता लगा सकता है। और एन्यूरिज्म के साथ में ये पता लगाता है ट्यूमर्स को भी डायग्नोसिस करता है। जैसे ये कॉन्ट्रास्ट डाला और कॉन्ट्रास्ट से विजुअलाइज कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड सबरेक्नल स्पेस के द्वारा, सबरेक्नल स्पेस, हाँ मतलब ये सबरेक्नल स्पेस के अंदर डाला जाता है कॉन्ट्रास्ट डाई, जिसके द्वारा ये फैल जाता है सब जगह, और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे ये कलर शो होता है। कलर से अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, तो इससे पता लग जाएगा। सबरेक्नल स्पेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई डाला है, इंजेक्ट contrast dye into subarachnoid spaces, then
विजुअलाइज करेंगे, पता लग जाएगा कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी सिस्ट हो, सबका डायग्नोसिस हो जाएगा। नंबर ट्यूमर का पता लग सकता है, सिस्ट का पता लग जाएगा। ट्यूमर मतलब वही अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। सिस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ सेल होती है, अबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल, ये दो पार्ट्स होते हैं, इससे पता लग सकता है। और उसके बाद में क्या चीज़ देखनी है, इससे क्या मतलब क्या चीज़ अपन को ध्यान में रखना है। ये जो चीज़ अपन ने देखी है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए अपन को, ये जो प्रोसीजर किया है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्या चीज़ कर रहे हैं अपन लोग इसमें और क्या क्या विजुअलाइज करना है। जबकि सेरेब्रल एंजियोग्राफी में डाई इंजेक्ट करके ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, इससे विजुअलाइज करते हैं कि कोई एन्यूरिज्म तो नहीं हो। दूसरी चीज़ माइलोग्राफी थी, माइलो के अंदर सबरेक्टिनल स्पेस, सबरेक्टिनल स्पेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, कॉन्ट्रास्ट जाता जैसे फैलता रहता है CSF के फ्लो के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी वहाँ पर भी वो पहुँच जाएगा और फिर विजुअलाइज कर सकते हैं, अपन एक्सरे द्वारा देख सकते हैं जहाँ भी ट्यूमर है, कोई भी सिस्ट है, उसका पता लग जाएगा। एन्यूरिज्म भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया अपना माइलोग्राफी। माइलोग्राफी के बाद में आता है EEG। ये फिर भी कम यूज होते हैं, जबकि EEG मोस्टली यूज होती है। उससे भी पता कर सकते हैं, उससे क्या पता लगा सकते हैं, उससे अपन सीजर्स की एक्टिविटी देख सकते हैं, ब्रेन के अंदर सीजर का पता लग सकता है, कोमा के लेवल का पता सकता है कि कहाँ तक पहुँचा है। और EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एक चीज़ होती है EEG, एक होता है ECG, दोनों में बहुत फर्क होता है। और जबकि नेम के अकॉर्डिंग ये लगभग सेम ही लगते हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। और कई बार पूछा भी जाता है, EEG की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, EEG की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसकी स्टार्ट करते हैं अपन फुल फॉर्म से। ये है अपना थर्ड EEG। मतलब इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी, क्योंकि वो एक होती है ECG, उस E के अंदर C आता है वो अलग है, उसके अंदर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यहाँ ये सेम होता है, जबकि एन्सेफेलोग्राम की जगह होता है कार्डियोग्राफी। वो अपन पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों में रात दिन का फर्क होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है EEG पूछा है या ECG पूछा है। एन्सेफेलोग्राम का मतलब इलेक्ट्रो, मतलब इस नाम के अकॉर्डिंग अपन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड्स, एन्सेफेलो मतलब ब्रेन होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। और ग्राफी मतलब एक्सरे विजुअलाइज, एक्सरे या ग्राफिकल रिपोर्ट, ग्राफिकल ये रिकॉर्ड होता है। तो ये कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर लगाया जाता है, अपने सेफेलोग्राम वाले सेफेलो पार्ट्स के ऊपर ऐसे अलग अलग जगह पे लगा के देखे जाते हैं। फिर कुछ इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, मतलब कुछ करंट वगैरह आता है इसके अंदर, जिससे पता लगता है कि कहाँ कितना उसके अंदर विजुअलाइज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रोड्स के अंदर कितना करंट जा रहा है इसके अंदर, इससे पता लग सकता है अपन को। सीजर्स की एक्टिविटी के आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके अंदर कन्वर्जन वाला ध्यान में रख सकते हैं, और कोमा चीज़ होती है वो भी देख सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं अपन। कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो यहाँ प्लेस्ड करते हैं, और फिर वो बटन होता है, उसका बटन ऑन करते हैं और ग्राफिकल रिकॉर्ड शो होता है, जो जैसे जैसे इसके अंदर करंट शो होता है, जैसे इलेक्ट्रोड से करंट जाता है वो उसके अंदर ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन को दिखाता रहता है, वो ग्राफिकल रिकॉर्ड आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो
सेफलोग्राम। उसके बाद में एक लास्ट आता है, हाँ, इन चीज़ों को याद रखने के लिए ध्यान, ये चीज़ करें तो क्या चीज़ अपन को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखने के लिए अपन जैसे कार्डियो सेरेब्रल, वो किया गया था, सेरेब्रल एंजियोग्राफी की थी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी के अंदर ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी इंजेक्ट की है डाई अपन ने, इंजेक्ट डाई या कॉन्ट्रास्ट डाला है, तो उसके अंदर माउथ के अंदर मेटेलिक टेस्ट फील होता है। माउथ के अंदर शो होगा, फीलिंग आएगा, माउथ के अंदर फीलिंग आएगी, हेल्प करेगा मेटेलिक। फिर जैसे करते हैं उसके बाद में पेशेंट को अपन समझा देते हैं कि अगर हमने ये डाई इंजेक्ट किया या फिर कॉन्ट्रास्ट डाला तो मुंह के अंदर अपन को कुछ मेटेलिक टेस्ट फील होगा, मेटल जैसा स्वाद आएगा। वो एक नॉर्मल चीज़ होती है, इसके कारण घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होगा, जहाँ पे इंजेक्ट किया, जो भी डाई और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग को अपन देखते रहना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना। जहाँ पे अपन इंजेक्ट किया, जैसे सेरेब्रल वाली साइड पे डाला है तो उसके साइड पे देखना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। जैसे अपन एक डिस्पोज के अंदर डाला है तो वहाँ पे अपन को निगरानी रखनी है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। यह सबसे खतरनाक चीज़ होती है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद में क्या आता है, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है अपन को, पहले मेटेलिक टेस्ट वाला ध्यान रखना, ब्लीडिंग वाला ध्यान रखना। इसके बाद जहाँ इंजेक्ट किया है उसके आगे की ब्लड सप्लाई का ध्यान रखना है, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं है। डिस्टल प्लस से पता लगता है, तो अपन को चेक करते रहना है डिस्टल प्लस, तो चेक डिस्टल पल्स। डिस्टल मतलब दूर की पल्स एक्टिविटी होती है, वो देखते रहना है कि कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, लीक हो रहा है, तो आगे की ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कंटिन्यूसली पाल्पेट हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल वे से फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ थी अपनी, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ थी, ये चीज़ अपन के माइंड में रहनी चाहिए जो ये प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद में आता है माइलोग्राफी होगी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी होगी। इसके बाद में कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमायोग्राफी थी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो मैंने बताया था, उसके मसल से चेक करते हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारा चेक करते हैं। वैसे बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी अलग है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अलग है और मायोग्राफी अलग है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG लिख देते हैं इसको, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये प्रोसीजर हो गई 4th वाली। इसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यही नाम के अंदर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स, मायो मतलब मसल्स। इसके अंदर क्या चेक करते हैं, मसल्स का पता लगाया जाता है कि मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं। कैसे पता लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स, वही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो प्लेस्ड किया जाता है स्केलेटल मसल्स के ऊपर, और वही करंट उसके अंदर पास किया जाता है, और जिस करंट से मसल्स के अंदर कुछ सर्कुलर मूवमेंट होता है या फिर कुछ चेंजेस आता है, जो अपन मॉनिटर के अंदर शो होता रहता है, वो देखते रहते हैं। उसके अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी आएगी, वो पता लग जाएगा अपन को, और नॉर्मल फ्लो होगा तो नॉर्मल शो कर देगा। तो यही चेक कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड करते हैं इसके अंदर, प्लेस्ड इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रोड जैसे EEG के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं उसी तरह इलेक्ट्रोड्स आते हैं, ECG के अंदर लगाते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स आते हैं। इसको कहाँ प्लेस करते हैं, ऑन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स के ऊपर।
स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। उसके बाद में उसका विजुअलाइज करके पता किया जाता है कि ये प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेक करते हैं, क्या चेंजेस आएगा इसके अंदर। चेंजेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का मतलब पावर के अंदर कितना फर्क आया है, मसल्स के अंदर कितना फर्क आया है पावर का, इससे वो विजुअलाइज किया जाता है। और ये क्या चीज़ बता के रहती है, इससे क्या चीज़ का पता लगता है, इसके अंदर नर्व की मसल्स होती है, न्यूक्लियर मसल्स होती है, उसका पता लग जाएगा कि मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं। तो ये क्या डायग्नोसिस करते हैं, इससे क्या डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस से पता लगता है न्यूरो मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। डिसऑर्डर ये सारे आगे अगर डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे ना, तो जो मसल से रिलेटेड जो सारी डिजीज आती है उसके अंदर ये अपन डायग्नोसिस का पॉइंट आएगा, तो उस डायग्नोसिस पॉइंट के अंदर ये लिखेंगे अपन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। और न्यूरोमस्कुलर के अंदर आएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो जैसे ही अपने न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर लिखा, उसका डायग्नोसिस आएगा, तो अपन को याद रखना चाहिए कि किससे पता लग सकता है। इसके डायग्नोसिस में अपना ये पॉइंट आएगा EMG, मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये अपनी फोर्थ हो गई, 4 असेसमेंट टूल हो गए। इसको लगाने से क्या ध्यान में रखना, वो चीज़ भी ध्यान में रखना कि स्केलेटल मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, करंट तो बिल्कुल सही फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं वो सही प्लेस पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। इसके बाद में आ रहा है अपन लंबर पंक्चर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर खूब क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है लंबर पंक्चर, LBP बोलते हैं इसको। इससे जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर करते हैं, लंबर पंक्चर कौन सी साइड पर करते हैं। इसकी साइड एडल्ट्स के अंदर अलग है, चाइल्ड्स के अंदर अलग है। जो एडल्ट्स के अंदर होता है वो L3 और L4 पे करते हैं, जबकि चिल्ड्रंस के अंदर करते हैं L4 और L5 पार्ट्स पे करते हैं। इसमें करते हैं, इसका दूसरा नाम है स्पाइनल टेप। स्पाइनल टेप का मतलब जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड जाता है उसको निकालते हैं, या फिर उसके अंदर इसका यूज अलग अलग कामों के अंदर होता है। इसको डायग्नोसिस के अंदर काम में लेते हैं, स्पाइनल को एस्पिरेट करते हैं। जैसे ही L3 L4 के अंदर घुसाया, जैसे ये L3 रीजन है, ये L4 रीजन है, ये इसकी नीडल है। नॉर्मली ये अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तब भी काम में आता है, वो भी स्पाइनल नीडल द्वारा देते हैं, और वो भी लंबर पंक्चर के नाम से जाना जाता है। उसका अलग पर्पज होता है जो अपन स्पाइनल के लिए लगाते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं, वो जो नीचे का पार्ट्स होता है उसको सेंसेशन लॉस करने के लिए क्या, जबकि स्पाइनल ये लंबर पंक्चर होता है उसके अंदर अपन स्पाइनल फ्लूइड को निकालते हैं और फिर उसको लेबोरेटरी में भेज के चेक करते हैं कि कुछ न्यूरो वाली दिक्कत तो नहीं है, नर्वस सिस्टम वाली या फिर ब्रेन वाली, कुछ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो CSF से रिलेटेड होते हैं, वो चेक कराया। तो अपन करते हैं लंबर पंक्चर। 5वीं कंडीशन है असेसमेंट टूल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर, इसका दूसरा क्या नाम से जानते हैं इसके लंबर पंक्चर को, इसको बोलते हैं स्पाइनल टेप भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज स्पाइनल टेप। स्पाइनल टेप के नाम से जाना जाता है। इसकी साइट पूछते हैं, कौन सी साइट पर लिखते हैं, इसकी साइट है L3 एंड L4 रीजन, और ये किसके अंदर होता है,
एडल्ट्स के अंदर, और इसको चिल्ड्रंस के अंदर लगाते हैं L4 L5। क्यों इसके अंदर L3 और इस पे L4, ये क्यों कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ का इश्यू होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ बच्चों के अंदर कम साइज की होती है, जबकि एडल्ट के अंदर ज़्यादा साइज की होती है। उसी के हिसाब से ये L3 L4 रीजन पे किया जाता है, L4 और L5 रीजन। इसका स्पाइनल कॉर्ड पे बच्चे की थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे इस एरिया तक, लंबे एरिया तक फैला रहता है, L4 और L5 रीजन, L4 रीजन तक फैला रहता है, जबकि एडल्ट्स के अंदर L3 रीजन तक ही रहता है। इसमें ये क्या होता है? इसके अंदर क्या चीज़ क्या रहती है? असेसमेंट क्या करते हैं इसका? CSF को असेस करते हैं, असेसमेंट ऑफ CSF। क्या असेस करते हैं? असेस करते हैं CSF को विड्रॉल किया जाता है इसमें टेपिंग के लिए। CSF को विड्रॉल किया जाता है, इससे एक सिरिंज आती है जिसको बोलते हैं लंबर पंक्चर नीडल भी होते हैं, वो इंसर्ट करके और फिर एस्पिरेट किया जाता है, और फिर उसको तुरंत लैब के अंदर भेजा जाता है और CSF को इंजेक्शन किया जाता है। जैसे उसके अंदर दिक्कत आती है तो CSF के बारे में CSF उसी के अकॉर्डिंग बता देता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे मेनिंजाइटिस हुआ हो, तो CSF के अंदर क्या चेंजेस आएगा? उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि जैसे कोई डिजीज कंडीशन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ग्लूकोज का लेवल आता है। दूसरा आता है प्रोटीन का लेवल, प्रोटीन के लेवल के अंदर भी फर्क आ जाएगा CSF के अंदर। और क्या आ जाएगा इसका? हाँ, कलर भी इम्पोर्टेंट होता है, कलर में चेंजेस आ जाएगा। नॉर्मल कलर होता है इसका, ट्रांसपेरेंट कलर जैसा होता है, जबकि ये कलर कैसे होता है? जैसे इन्फेक्शन हो जाए, कुछ दिक्कत, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ये टेपिंग कलर हो जाता है। तो मैं ये CSF का बता देता हूँ। CSF असेसमेंट करते हैं, इसका नॉर्मल चीज़ अपन को ध्यान में रखना है। कलर किस कलर का होता है? पहले नॉर्मल लिख देता हूँ। ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। जबकि अब नॉर्मल में कैसे दिखेगा अपन को? क्लाउडी कलर। क्लाउडी मतलब धुंधला कलर होता है, इसे क्लाउडी कलर बोलते हैं। प्रोटीन का लेवल क्या फर्क पड़ेगा? प्रोटीन का लेवल नॉर्मल में लेवल होता है, जबकि अब नॉर्मल में क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है, जबकि इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल, कलर, प्रोटीन, ग्लूकोज सारे कलर चेंज होते हैं। ये आगे और पढ़ेंगे अपन जब स्पाइनल कॉर्ड या जब CSF पढ़ेंगे, उसके जो डिजीज कंडीशन आएगी, मेनिंजाइटिस वगैरह आएगा, तब उसके अकॉर्डिंग साथ में बता देंगे। ये नॉर्मली बताया था CSF के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, और ये किसके द्वारा निकालते हैं? लंबर पंक्चर के द्वारा निकाला जाता है। और इसकी साइड का ध्यान रखना, कहाँ साइड आती है? L3 L4 पे एडल्ट्स के अंदर, चिल्ड्रन के L4 L5। कलर, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। और क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए अपन को? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट्स है वो अपन को याद रखने जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? जब भी अपने CSF लिया, उसको तुरंत लैब के अंदर रखना, बाहर उसको नहीं रखना। जैसे बाहर रखेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और तो इसको कहते हैं तुरंत इमीडिएटली सेंड टू लेबोरेटरी। CSF को भेजना है, CSF को भेजना है। ये चीज़ अगर उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक बाहर नहीं रखना। और क्या है ना, इसको लाई डाउन, पेशेंट को जैसे CSF लिया, कौन सी पोजीशन में लेते हैं वो भी बताया जाता है। पोजीशन का भी ध्यान में रखना अपन को। लाई पोजीशन ऐसे सी शेप वाली पोजीशन के अंदर रख के लिया जाता है, ये ध्यान में रखना। पोजीशंस
पोजीशन सी शेप में पोजीशन रखी जाती है, या फिर सिटिंग, जैसे किसी बेड होता है, बेड के कॉर्नर पर बैठा के सी शेप ऐसे करा के बैठाते पेशेंट को, वो सी शेप पोजीशन होती है, फिर अपन पंक्चर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तुरंत लैब के अंदर उसको भिजवाना है सी शेप का, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक भी लेते रहना है उसको। और पोजीशन बताइए, सी शेप लेने के बाद में उसको बिल्कुल फ्लैट पोजीशन देते हैं, और हेड के नीचे पिलो नहीं लगाते, क्योंकि अगर हेड के नीचे पिलो लगाया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या होगा, हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट आफ्टर स्पाइनल टेपिंग, आफ्टर CSF करेक्टेड, पेशेंट्स पोजीशन फ्लैट या सुपाइन पोजीशन, और डो नॉट अलाउ पिलो, इसके अंदर पिलो अलाउ नहीं है। क्या होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज चांसेस ऑफ हेडेक। और जहाँ से अपन ने CSF लिया उस साइड को भी अपन को मॉनिटरिंग करते रहना है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा, उसके अच्छे से ड्रेसिंग करनी है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, प्रॉपरली ड्रेसिंग डन एट साइट ऑफ LP, लंबर पंक्चर किया हुआ, टू विजुअलाइज CSF को विजुअलाइज करते रहना, कहीं CSF लीक तो नहीं हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन के बाद। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसे, अगर अपन ने ये कर लिया सारी प्रोसेस, करना जरूर क्यों पड़ रहा है, अपन जैसे डायग्नोसिस के पर्पज से अपन को करना पड़ रहा है। अगर कर भी लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस हो सकता है, कुछ हर्निएशन हो सकता है, हर्निया हो जाता है, और हेमेटोमा हो सकता है। तो ये चीज़ और बता देता हूँ कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हर्निएशन हो जाएगा, हर्निएशन मतलब होता है हर्निया से लिया हुआ हर्निया मतलब अबनॉर्मल, या जैसे ग्रोथ इधर हो रही है तो ये इधर में होके दूसरी साइड में चली जाती है, या फिर ज़्यादा ग्रोथ होकर बढ़ जाती है, हर्निया बोलते हैं। अपनी नॉर्मल साइड से ग्रोथ ना होकर अबनॉर्मल साइड पे चली जाती है, उसको हर्निएशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है। तीसरा क्या है, मेनिंजाइटिस के अलावा हेमेटोमा होने के चांसेस है। ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो अपन CSF पंक्चर कहते हैं, स्पाइनल टेपिंग कहते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये थे अपने आज के सारे टॉपिक जो असेसमेंट रूल्स के अंदर अपन ने पढ़े थे, जो आगे लिखा हुआ जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर ये सारे डायग्नोसिस करते हैं। पहले से स्टार्ट किया GCS से स्टार्ट करते हैं, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है। उसके बाद EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं, जो ब्रेन की सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पता लगता है कि कहीं सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कोमा तो नहीं, उस कंडीशन का पता लगाते हैं। उसके बाद में होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करते हैं, जिससे स्केलेटल मसल्स द्वारा पता लगता है कि कैसे पोटेंशियल पावर कितना है। और ये लंबर पंक्चर आता है, लंबर में CSF निकाल के उसको लेबोरेटरी के अंदर भेज के विजुअलाइजेशन किया जाता है। इससे कोई भी डिजीज कंडीशन होती है वो सारी पता लग जाती है। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी थी, जो न्यूरोलॉजिकल मसल्स के डिसऑर्डर होते हैं उससे पता लगाया जाता है, उसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो तो डायग्नोसिस, वैसे तो सारे, लेकिन दो तो बहुत ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन पुटअप करने के चांसेस रहते हैं। एक तो होता है GCS, जो 100% उससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पूछा था
एम्स के अंदर पूछा था डेथ के अंदर कितना GCS स्कोर होता, जो मैंने पहले भी बताया, आपने नहीं देखा है तो मेरा इससे पहले वाला GCS स्कोर के नाम से वो वीडियो डाला, वो देखना, उसमें बताया हुआ मेरा। और ये आज नंबर पंक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसकी साइट वगैरह पूछी जाती है, हर एग्जाम के अंदर साइट पूछी जाती है, कॉम्प्लिकेशन पूछे जाते हैं, कलर सी एस के कलर पूछे जाते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, तो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ अपना ये डायग्नोसिस टूल कंप्लीट हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे पार्ट्स आएगा अपना डिजीज कंडीशन वाला आएगा, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। चलो, थैंक यू फॉर विजुअलाइजेशन।